का घर और फर्नीचर। ये लो, मैंने मिट्टी खोदकर इस तसले में डाल दी है। अब जल्दी से इसे ले जाकर माँ को दे दो। माँ कब से मिट्टी का इंतजार कर रही हैं। लो दीदी, मैं तसला ले आई। अभी माँ को और मिट्टी चाहिए। दीदी, माँ को तो मिट्टी का घोल भी चाहिए था ना। मैं मिट्टी का घोल बना देती हूँ। चलो तुम जाकर मिट्टी का घोल बना लो, मैं और आंचल जाकर माँ को मिट्टी देकर आते हैं। आखिरकार अर्चना, आंचल और पूनम, इन तीनों बहनों की माँ शोभा ढेर सारी मिट्टी से क्या कर रही थी और क्यों वो तीनों बहनें हड़बड़ी में बार बार तसला भर के मिट्टी ले जाकर अपनी माँ को दे रही थी। हाथ के पंखे में भी जान नहीं बची है। पंखा करते करते हाथ दर्द हो गया मेरा तो। शुरुआत के दिनों में ही इतनी ज्यादा गर्मी पड़ गई है, न जाने आने वाले दिनों में कितनी भयानक गर्मी पड़ने वाली है। ये टेबल फैन भी हफ्ते भर से ठीक होने के लिए गया है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। माँ, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और प्यास भी लगी है। ठंडी ठंडी कुल्फी दिला दो ना, बाहर कुल्फी वाला आया है। अभी माँ के पास पैसे नहीं है, वरना वो तुम्हें कुल्फी दिला देती। ऐसे जिद मत करो, रुको मैं तुम्हें पानी देती हूँ। आंचल जैसे ही बर्तन से पानी निकाल कर अपने भाई रंजीत को पीने के लिए देती है तो वो फौरन गिलास जमीन पर फेंक देता है, जिसे देख। तुमने ग्लास ऐसे क्यों फेंक दिया? खुद इस बर्तन का पानी पीकर देख लो, कितना ज्यादा गर्म हो रहा है। इतनी गर्मी में आप मुझे गर्म पानी पिला रही हो। मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगा। रंजीत रोता हुआ बाहर चला जाता है। वहीं घर में बैठे सभी की हालत गर्मी से काफी ज्यादा खराब हो रही थी। जहां तीनों बहनें गर्मी बर्दाश्त करते हुए सबके साथ बैठी थीं, तो वहीं इन तीनों की माँ शोभा अपनी मालकिन राशि के घर पर झाड़ू पोछा लगा रही होती है। जल्दी से काम खत्म कर, मालकिन से थोड़े पैसे ले लेती हूँ। आज घर जाते हुए सबके लिए ठंडी ठंडी मटका कुल्फी लेकर चलूंगी। घर में गर्मी से सबकी हालत खराब हो गई है। शोभा हॉल में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी जैसे ही शोभा कूलर बंद करने के लिए जाती है तो कूलर से निकल रही ठंडी हवा के सामने मदहोश होकर खड़ी हो जाती है। गर्मी के मौसम में कूलर की हवा दिल को कितना सुकून दे रही है। एक मेरा घर है जो हमेशा आग की भट्टी की तरह भपकता रहता है, और एक मेरी मालकिन का घर। कदम रखते ही घर में ऐसा लगता है कि किसी घर में नहीं बल्कि बर्फीली पहाड़ियों के बीच में आ गए हों। शोभा कूलर के सामने खड़ी होकर ठंडी हवा ले रही थी कि तभी वहां उसकी मालकिन राशि आती है और कूलर का बटन बंद करते हुए कहती है, मुझे लगा कि ये महारानी यहाँ पर साफ सफाई कर रही हैं, लेकिन नहीं, ये तो कूलर की हवा खा रही हैं। कूलर की हवा के साथ साथ ठंडा जूस भी ले आऊं मालकिन आपके लिए? मालकिन माफ करिएगा, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी इसलिए 5 मिनट कूलर के सामने खड़ी हो गई। तुम्हारे 5 मिनट हो गए हो तो अब झाड़ू भी लगा लो। इतना ही कूलर की ठंडी हवा खाने का शौक है तो मंगवा क्यों नहीं लेती? कोई लाख रुपए का नहीं आता है कूलर, कामचोर कहीं की। शोभा घर के कामों में लग जाती है और अपनी मालकिन से पैसे भी नहीं मांग पाती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। शोभा की सबसे छोटी बेटी पूनम 15 साल की थी, जिसके चलते वो रोज स्कूल जाया करती थी। आज पूनम के स्कूल वाले सभी बच्चों को एक म्यूजियम दिखाने के लिए ले चलते हैं। वो पूरा म्यूजियम मिट्टी का बना हुआ था। उसमें रखी हर चीज मिट्टी की बनी हुई थी। ये मिट्टी का म्यूजियम कितना ज्यादा अच्छा है ना। मुझे नहीं पता था कि मिट्टी के भी म्यूजियम होते हैं। और यहाँ कितनी ज्यादा ठंडक है। इन लोगों ने एसी भी लगा रखे हैं और हमें दिख भी नहीं रहे। तुम लोगों को जो ठंडक महसूस हो रही है ना, वो एसी की वजह से नहीं हो रही है, बल्कि इस मिट्टी के म्यूजियम की वजह से हो रही है। पुराने जमाने में जब पंखे, कूलर, एसी नहीं हुआ करते थे तो लोग इसी तरह के मिट्टी के घर में रहते थे, क्योंकि मिट्टी गर्मी के मौसम में काफी ठंडक देती है। अब तुम लोग ये चीज अपने घर में भी नोटिस करते होंगे कि मिट्टी के मटके में रखा हुआ पानी 24 घंटे तक कितना ठंडा रहता है। ठीक उसी तरह अगर हम मिट्टी के बने हुए घर या कोई जगह में होते हैं तो वो जगह भी काफी ठंडक भरी होती है। पूनम अपनी टीचर की इस बात को बड़े ध्यान से सुन रही होती है और जैसे ही घर आती है तो ये सारी बात अपनी माँ और दोनों बड़ी बहनों को बताती है, जिसे सुन बड़ी बेटी अर्चना को एक काफी अच्छा आइडिया आता है। पूनम की बात सुनकर मुझे काफी अच्छा आइडिया आया है। क्यों ना हम भी अपने परिवार के लिए एक मिट्टी का घर बनाएं। इस फूस के घर में तो हमें गर्मी से राहत मिलने से रही, अगर मिट्टी का घर बनाएंगे कम से कम राहत तो मिलेगी हमें। लेकिन अर्चना बेटा, बोलने और करने में काफी ज्यादा फर्क होता है। मिट्टी का घर बनाना इतना भी आसान नहीं है। हमें पता है इसमें बहुत मेहनत होगी, लेकिन कम से कम गर्मी से राहत तो मिलेगी। अब आप खुद देखिए कि अभी तो गर्मी को शुरू हुई ठीक से 1 महीना नहीं हुआ है और हम सबकी हालत कितनी ज्यादा खराब हो गई है। आगे जैसे जैसे महीने बढ़ेंगे तो क्या हाल होगा हमारा। हम सब हैं आपके साथ और हम आपकी खूब मदद करेंगे।
अपनी तीनों बेटियों का हौसला देख अब शोभा के अंदर भी मिट्टी का घर बनाने का हौसला आ जाता है, जिसके बाद अब वो अगले दिन ही अपने मिट्टी के घर बनाने की तैयारी में लग जाती हैं। तीनों बेटियां पास की जगह से तसले भर भर के ढेर सारी मिट्टी लेकर आती हैं। माँ, इतनी मिट्टी काफी है या और लेकर आनी है अभी? बेटा, अभी के लिए तो इतनी काफी है। चलो अब घर बनाने में मेरी मदद करो। हम इस तरफ से घर बनाना शुरू करेंगे। मैं सोच रही हूँ 3 कमरे बना लेते हैं। अपनी तीनों बेटियों के साथ मिलकर मिट्टी और पानी की मदद से अब धीरे धीरे अपने घर की नींव रखना शुरू करती हैं। तकरीबन 1 हफ्ते में शोभा अपनी 3 बेटियों की मदद से 3 कमरों वाला एक मिट्टी का घर बनाती है। अब पूनम उस मिट्टी के घर की लिपाई के लिए मिट्टी का घोल का पानी लेकर आती है। देखो माँ, मैंने बिल्कुल सही घोल बनाया है ना। इससे हम घर की लिपाई अच्छे से कर देंगे तो हमारा घर सूख जाएगा और तेज बारिश में भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। मेरी छोटी सी गुड़िया रानी को तो बड़ी जानकारी है इन चीजों के बारे में। चलो अब घर की लिपाई करते हैं। पूरे घर की लिपाई करने के बाद तकरीबन 2 दिन के अंदर पूरा घर अच्छे से सूख जाता है और अब घर की ठंडक के लिए वो सभी घर की बाहरी दीवारों पर पानी डाल देती हैं और जब घर के अंदर जाती हैं तो उन्हें घर में काफी ठंडक महसूस होती है। सच में घर के अंदर कितनी ज्यादा ठंडक है। ऐसा लग रहा है कि चारों कोनों में एक एक कूलर है। अब तो मैं आराम से घर में ही सोऊंगा, वरना रोज गर्मी से बचने के लिए आंगन में सोना पड़ता था और वहाँ मच्छरों का झुंड जीना हराम कर देता था। बाहर चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, लेकिन इन लोगों के घर के अंदर हमेशा ठंडक ही रहती। मिट्टी का घर बनाने के साथ साथ सभी लोग जुगाड़ करके सबके सोने के लिए एक मिट्टी का बिस्तर और मेहमानों के लिए मिट्टी की कुर्सी भी बनाते हैं। अरे, ये मिट्टी का बिस्तर कितना ज्यादा ठंडक भरा है ना। ऐसा लग रहा है कि मैं बिस्तर पर नहीं बल्कि बर्फ की सिल्ली पर सो रहा हूँ। कितना मजा आ रहा है इस पर सोकर। घर के साथ साथ हमने थोड़ा बहुत फर्नीचर का सामान भी बना दिया है। मैं तो सोच रही हूँ कि हम थोड़े बहुत मिट्टी के बर्तन भी बना देते हैं। मिट्टी के बर्तन में बना हुआ खाना खाने में भी काफी ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। घर और फर्नीचर का सामान बनाकर उन सभी को काफी ज्यादा राहत मिली थी। खाने से लेकर सोने तक अब उन सबको आराम ही आराम था और अब तो तीनों बेटियां सारे काम खत्म कर मिट्टी के गुड्डा गुड़िया, खाट, खेल खिलौने, छोटे छोटे बच्चों के खेलने के लिए घर, साइकिल जैसी चीज बनाती हैं, जिसकी बिक्री काफी आराम से होती है। ये मिट्टी के बर्तन कितने सुंदर है ना। मिट्टी की हांडी, प्लेट, कटोरी, इन सबको जब मैं अपने किचन में रखूंगी तो मैं सोच रही हूँ मिट्टी के बर्तनों में ही खाना खाएगा। देखो ना, ये मिट्टी की गुड़िया कितनी सुंदर है। मुझे ये गुड़िया दिलाओ ना, मुझे गुड़िया लेनी है। उस बच्ची को जिद करता देख अर्चना उसे वो मिट्टी की गुड़िया दे देती है, जिसे लेकर वो बच्ची काफी खुश होती है। वहीं जब आस पड़ोस के लोग जो अपने बड़े बड़े घरों में एसी और कूलर की ठंडी हवा में भी इस गर्मी से काफी परेशान हो रहे थे, वो वहीं कड़ाके की गर्मी में भी पूरा परिवार अपनी मिट्टी के घर में काफी ज्यादा खुश था। तुम्हारा ठीक है, बिना पैसे खर्च करे मिट्टी का घर बना लियो और आराम से ठंडक में रह रही हो। हमें देखो, पहले जब ऐसी गर्मी नहीं रुकी तो हमने एसी लगवा लिया, इतने पैसे खर्च कर लिए, लेकिन अभी भी गर्मी से राहत नहीं मिली। ऊपर से ये बिजली के दफ्तर वाले आए दिन बिजली काट देते हैं। गर्मी से हालत खराब हो गई हमारी। तो आप भी मिट्टी का घर बनवा लीजिए। हमारा तो पहले से ही घर बना हुआ है, भला हम मिट्टी का घर बनाकर क्या करेंगे? अरे आंटी, माँ का मतलब है कि आप अपने घर के सामने एक छोटा सा मिट्टी का घर बना लीजिए। जब जब लाइट चली जाएगी तो आराम से मिट्टी के घर में रहना और कभी कभी तो लाइट होने के बावजूद भी जाकर रहना। इससे आपके बिजली के पैसे बचेंगे और गर्मी से राहत भी मिलेगी। और चल बेटा, ये तो काफी अच्छा आइडिया बताया है तुमने हमें। अब तो मैं भी इनसे कहकर एक मिट्टी का घर बनवा लेती हूँ। आखिरकार बिना पैसे खर्च करे थोड़ी सी मेहनत करके इस गरीब परिवार को भी गर्मी से राहत मिल जाती है और अब इसी तरह अपने मिट्टी के घर में और मिट्टी के छोटे बड़े फर्नीचर के सामान और मिट्टी की छोटी मोटी चीजों को बेचकर पूरा परिवार हंसी खुशी रहता है। देखो सीताराम काका, अब की बार सीता मैया की दया से हम गरीब किसानों के खेतों में बढ़ चढ़कर लाल मीठे रसीले खजूर की फसल हुई है। हमारे तो वारे न्यारे हो गए। ये ईश्वर के पुण्य प्रताप का फल है गोपी, जो इस बार हमारे खेत के खजूर के गाछी पर इतने पके खजूर आए हुए हैं। इस साल हमें खाने पीने का दुख नहीं होगा, हम सब पेट भर कर खाएंगे। फिर गरीब किसानों का समूह खुशी खुशी पेड़ों पर पके खजूरों को तोड़ने में जुट जाते हैं। तड़के सुबह सूरज की किरण फूट चुकी थी, ठंडी ठंडी फगुनाहट बह रही थी। तभी जैसे ही केशव डाली से खजूर तोड़ता है, एक सुनहरी रोशनी चमचमाती है और पेड़ की डाली फिर से लबालब लाल पके खजूर से लद जाती है। ये क्या भला है?
ये तो अद्भुत चमत्कार हो गया सीताराम काका। अभी मैंने खजूर तोड़े और पलक झपकते ही फिर से खजूर लग गए। केशव के चौंकने पर बुजुर्ग सीताराम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अरे केशव, भूल गया, हम लोग का गांव अब कोई आम गांव नहीं बल्कि जादुई खजूर का अनोखा गांव है। केशव जैसे ही चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखता है, दूर दराज तक खजूर के घर, सड़क, पगडंडी सब कुछ खजूर के थे। आखिर क्या रहस्य है इस जादुई खजूर के गांव में रहने वाले निवासियों का? क्या इनका वर्तमान जितना खुशहाल है, गुजरा कल भी इतना ही खुशनुमा था? जहां गरीब किसानों का समूह कड़ी धूप में कुड़कुड़ते हुए खेतों में काम कर रहे होते हैं। सीताराम काका, अब इस खेती बाड़ी में कुछ भी नहीं रह गया है और इस साल के 12 मास हम जाड़े, धूप, गर्मी, बरसात में खेतों में काम करते हैं, मगर इस साल भी हम लोगों के खेत में कितने थोड़े खजूर हुए हैं। इसमें बाल परिवार को क्या खिलाएंगे पिलाएंगे और क्या बचाएंगे? जाने कब हमारे गरीब गांव का भाग्य बदलेगा। अरे केशव, सारी जिंदगी इस धरती पर हल चलाते हुए बाल सफेद हो गए। सोचा था इस साल खजूर की फसल अच्छी होगी तो मड़ई हटाकर पक्का मकान बनवा लूंगा जिसमें मैं और भागीरथी रहेंगे, मगर सारे सपने पर पानी फिर गया। ये कहानी है गरीब खजेड़ी गांव के निवासियों की। गांव बाकी गांव से पिछड़ा हुआ था। कच्ची सड़कें, फूस की मड़ई में गरीब किसान वर्ग अपने बाल परिवार के साथ रहते थे। सबके पास थोड़ी बहुत खेत थे जिस पर वह खजूर उगाते थे। उसी गांव में शबरी नाम की एक गरीब नीची जात की सामरी औरत भी खजूर उगाती थी। इस बार उसके खेत में खूब सारे खजूर उगे थे। धरती माता की दया से इस बार भी मेरे खेत में खजूर की फसल लहलहाई है। धन्यवाद भगवान। अपनी थोड़ी खजूर की फसल से ही शबरी ईश्वर की वेदी पर चढ़ाती है। वहीं उससे ज्यादा खजूर की फसल पाकर भी बाकी लालची किसान और उनकी पत्नियां दांत पीस रहे थे। तभी सविता अपने पति केशव को कोसती है। अरे धिक्कार है तुम किसानों पर, उस अकेली साबरी ने कितनी किफायती खजूर की खेती की है। जाओ तुम मर्द लोग तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। सारे किसान बौखलाकर अपनी अपनी खजूर की फसल बटोर कर घर ले आते हैं। वहीं अकेली शबरी खजूर की पूरी फसल काट नहीं पाती। हे राम जी, अभी तो खजूर की आधी फसल ही तोड़ पाई हूँ। सूरज भी ढल गया, बाकी की फसल कल तड़के सुबह आकर तोड़ लूंगी। ऐसा सोचकर शबरी टोकरी भरकर खजूर लेकर अपनी झोपड़ी में लौट आती है। शाम को पूरे गांव में रोटी पकाती है। तभी एक भिक्षुक द्वार द्वार पर आते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। मामा, बाहर कोई जोगी बाबा आए हैं, उन्हें रोटी दे दो ना। चुपचाप से रोटी खा ले रानी, यहाँ अपने खाने के लाले पड़े हैं, बाबा को कहाँ से देंगे? कोई बात नहीं माँ, हमारे हिस्से की रोटी में से दे दो माँ। चिंटू और रानी की बात सुनकर लाजो दोनों को डपट देती है और मक्खरपंत से 2 दिन की पुरानी बासी रोटी लेकर आती है। ये लो बाबा, मेरे पास केवल इतना ही है, अब चलो आगे बढ़ो। बाबा मंद मंद मुस्कुराते हुए लाजो की तरफ देखकर बोले, बेटी, आज ही तो तुम्हारे घर में खजूर की फसल कट कर आई है। उसमें से थोड़ा बाबा को भी दान में दे दो, तो देने वाला लेने वाले से उत्तम फल पाता है। अरे ओ बाबा, चलो आगे बढ़ो, अब कुछ नहीं मिलेगा। बाबा लाजो की चौखट से आगे एक एक कर सब किसानों के घर जाते हैं, पर सब दुत्कार कर भगा देते हैं। अंत में वह शबरी के घर आते हैं। भिक्षाम देहि बेटी, भिक्षाम देहि बेटी, द्वार पर खड़ा साधु को भिक्षा दो। गरीब शबरी ने बाबा को देखकर निराशा के भाव से कहा, क्षमा करें बाबा, लेकिन मैं एक नीची जात की सांवरी हूँ, गांव से बहिष्कृत हूँ। यह सुनकर बाबा बड़ी दयालुता से बोलते हैं, बेटी देख, मैं तेरे द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। अगर तुम मुझे भीतर बुलाओगी तो मैं तुम्हारे साथ भीतर बैठकर भोजन करने की इच्छा रखता हूँ। ये सुनकर गरीब शबरी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। वह अपने फसल के मीठे खजूर बाबा के आगे परोसती है। बाबा, मेरे पास आपको परोसने के लिए 56 भोग नहीं, केवल ये खजूर हैं, बड़े मीठे हैं, खाइए। सबरी चक्कर तो जूठा खजूर बाबा को देती है। वह बड़े प्रेम से खाते हैं और उसे वरदान देते हैं, बेटे, तुमने मेरा आदर किया, इसका फल तुम अवश्य पाओगी। मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारी झोपड़ी जादुई खजूर का घर बन जाएगी और तुम्हारा खेत भी खूब फलेगा। तुम्हारी 7 पुश्तें उस खेत से खाएंगी।
देखते ही देखते वरदान देकर बाबा गायब हो जाते हैं। शबरी की झोपड़ी जादुई खजूर के खूबसूरत आशियाने में बदल जाती है। उसके खेत में अब पहले से भी 10 गुना ज्यादा खजूर उग जाते हैं, जिसे देखकर गांव के बाकी किसानों का तबका जल भुनकर खाक होकर उसे प्रताड़ित करते हैं। डायन कहेंगी, बोल तूने हमारे पतियों के खेतों पर कौन सा टोना टोटका मारा है कि उनके खजूर की फसल नहीं हुई और तू आमदनी कमा रही है, बोल। सारी औरतें उसे मार मार कर लहूलुहान कर देती हैं। तुम लोगों ने मेरा खून बहाया है, मैं तुम सबको श्राप देती हूँ, इस गांव की भूमि श्रापित होगी। ऐसा कहकर शबरी दम तोड़ देती है। पूरे गांव और खेत खलिहान में सूखा पड़ जाता है। भूख से कई लोग प्राण त्याग देते हैं। तभी भागीरथी कहती है, जलन में आकर हमने जो पाप किया वही हमारे गांव पर पड़ा है। हमारे गांव में ना अन्न का दाना बचा है, ना एक बूंद पानी, सब मर जाएंगे। पूरा गांव अपने पापों का पश्चाताप करते हैं। तभी वही जोगी प्रकट होते हैं। बाबा, हमें क्षमा कर दीजिए और हमारे गांव के हालातों को बदल दीजिए। इस बंजर भूमि को उपजाऊ कर दीजिए बाबा, बस। सीताराम, मैंने तो सदा से इस गांव की धरती को उपजाऊ ही रखा था, लेकिन तुम किसान सदा कुड़कुड़ाते रहे, इसलिए तुम मेहनत के बाद भी दुख भरी रोटी खाते थे। परंतु आज मैं इस गांव को वरदान देता हूँ, आज से ये जादुई खजूर गांव होगा, जहाँ हरियाली और खुशहाली होगी। परंतु याद रखना, जिस पल तुम सबके मन में दोबारा से लोभ लालच आ जाएगा, ये गांव नाश हो जाएगा। तभी गांव पर एक विशाल रोशनी प्रकाशित होती है। पूरा गांव जादुई खजूर का गांव बन जाता है, जिसमें विशाल खजूर के घर, सड़क, यहाँ तक बंजर खेत खलिहान भी खजूर से भर जाते हैं। देखो माँ, बाबूजी, हमारी झोपड़ी कहाँ गई? क्या अब हम इस खजूर के घर में रहेंगे? हाँ बेटा, अब हम खुशी से रहेंगे। बूढ़ी भागीरथी और सीताराम तो जादुई खजूर का अनोखा गांव देखकर खुशी से झूम उठते हैं। दुख के दिन भी तेरे भैया, अब सुख दिन आयो रे, आहा। मुझे तो ये जादुई खजूर का गांव देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुली आंखों से कोई ख्वाब देख रही हूँ। चलो ना माँ, खजूर घर के अंदर चलते हैं। सब लोग बेसब्री से जादुई खजूर घर के अंदर आते हैं। तभी चिंटू टुकुर टुकुर देखते हुए बोलता है, ओ बेटे, मौज कर दी। माँ, पिताजी, हमारे जादुई खजूर की दीवारें भी खजूर की बनी है। मुझे तो जोरों की भूख लगी है, काश कि जैसे हम ये खजूर का घर मिला है, खाना मिल जाता। चिंटू जैसे ही खाने की इच्छा जताता है, जादुई खजूर घर के अंदर एक सुनहरी रोशनी होती है और ढेरों लजीज खाना उनके सामने हाजिर हो जाता है। ओ बल्ले बल्ले, ये जादुई खजूर तो अलादीन के चिराग जैसा जादू दिखाता है। प्यारा समझ गया। कौन बोला?